नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, क्योंकि आप जानते हो आजकल एक लाइन के क्वेश्चन बहुत कम देते हैं। 3-4 लाइन के क्वेश्चंस आपके देते हैं एग्जाम में, जिनको पढ़ने में भी आपको समय लगता है और समझने में भी। इसलिए मैं आपको इस तरह के जो है क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। और विद्यार्थियों, एक बात और जो मैं आपको पहले भी जो है कह चुका हूँ कि आपको जो वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन देता हूँ उनको आप एक अलग रजिस्टर में नोट करें ताकि एग्जाम के समय आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करें। पहला जो आपके पॉइंट दे रखा है, क्योंकि 2 पॉइंट्स है इसमें, पहला जो पॉइंट दे रखा है वो है बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट जो जारी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 243। विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपके जो है वैसे तो इजी है ये क्वेश्चन, एक लाइन का है, इजी है क्वेश्चन, परंतु यहाँ पर मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के संदर्भ में जो दिशा निर्देश जारी किए थे या दिशा निर्देश जो दिए थे, तो उन दिशा निर्देशों के जारी होने के बाद पहली बार किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, तो मैं इसके संदर्भ में कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ। और तो बिहार विधानसभा के जो चुनाव हैं 3 चरणों में होंगे, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर को। और कोविड-19 के मौजूदा हालात में बिहार विधानसभा चुनाव दुनिया भर में होने वाले सबसे बड़े चुनाव में से एक होंगे। और राजनीतिक दलों को जो है अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया के मंच पर और प्रिंट मीडिया में जो है अनिवार्य रूप से उनके उम्मीदवारों पर लंबित आपराधिक मामलों समेत पूरा विवरण प्रकाशित करना होगा। और साथ ही ऐसे उम्मीदवारों की चयन की वजह के बारे में भी जो है सूचित करना होगा ताकि मतदाता को पूरी जानकारी मिल सके। विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने आपको कहा था कि फरवरी 2020 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिशा निर्देश जारी किए थे चुनावों के संदर्भ में, तो उनके दिशा निर्देश जारी होने के बाद अभी चुनाव हो रहे हैं पहली बार किसी राज्य की विधानसभा के। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि चुनाव के समय सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के जो है जो लंबित आपराधिक मामले हैं उनके बारे में जो है वेबसाइट पर, यानी अपनी वेबसाइट पर और सोशल मीडिया मंचों पर और प्रिंट मीडिया में जो है उनके बारे में जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। और दूसरा उसमें ये भी कहा गया था कि उम्मीदवारों जो है जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो उम्मीदवार हैं तो उनके चयन के बारे में भी सूचित करना होगा, यानी कि राजनीतिक पार्टी ने उसको उम्मीदवार क्यों बनाया है तो उसके बारे में भी बताना होगा, ताकि अब जब जो उम्मीदवार के बारे में सारी जानकारी बता दी जाएगी राजनीतिक दल के द्वारा, तो उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है या नहीं, आपराधिक जो है मामले कौन कौन से उस पर चल रहे हैं, या जो है एक ये भी बताना होगा कि उसको उम्मीदवार किस कारण से बनाया है उस राजनीतिक दल ने। ये सब बातें जो है प्रकाशित करवानी होगी उस राजनीतिक दल को। अपनी वेबसाइट पर भी जो है
देनी होगी जानकारी, सोशल मीडिया पर भी देनी होगी जानकारी, प्रिंट मीडिया में भी ये बात प्रकाशित करवानी पड़ेगी। ये जो है दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। और यहाँ इन दिशा निर्देशों के बाद यानी फरवरी 2020 में जो दिशा निर्देश जारी किए थे, तो उसके बाद फिर मार्च जो है 2020 में जो है चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से ये स्पष्ट करने को कहा था कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए जो है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चयन क्यों किया। यानी कि जो ऐसे जो उम्मीदवार जो चुने हुए हैं जो है राज्य की विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो उनके लिए जो है ये निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया था और उनसे स्पष्ट करने को कहा था कि वो बताएं कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चयन उन्होंने क्यों किया। तो अब क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, तो यहाँ बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान ये पहली बार पूरी तरह से ऐसा होगा जहां पार्टियों को अपने उम्मीदवारों से संबंधित ऐसे विवरण सार्वजनिक करने होंगे। और तो इसलिए इस चुनाव की ज़्यादा इम्पोर्टेंसी है। और विद्यार्थियों, एक बात और आपको कि पार्टियों को इस बारे में भी सफाई देनी होगी कि बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अन्य लोग बतौर उम्मीदवार क्यों नहीं चुनाव जीत सके। यानी कि चुनाव के बाद, चुनाव संपन्न हो जाने के बाद फिर राजनीतिक दलों को ये भी बताना पड़ेगा कि उनका उम्मीदवार जो बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाला रहा है, यानी कि साफ छवि वाला रहा है, तो वो चुनाव क्यों नहीं जीत पाया, ये भी जो है बताना पड़ेगा। और विद्यार्थियों, यहाँ पर एक और बात कि इन राजनीतिक दलों को अपनी जो है उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, उपलब्धियों, योग्यता संबंधी जो सूचनाएं हैं वो भी देनी होगी। तो इसलिए ये चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और विद्यार्थियों, आपको मालूम है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान में सुनील अरोड़ा। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस दूरसंचार कंपनी के साथ केंद्र सरकार कर विवाद मामले में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने कंपनी के पक्ष में फैसला दिया है? तो राइट आंसर है वोडाफोन। विद्यार्थियों, आप जानते हो यह है वोडाफोन ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी है और वोडाफोन को जो है भारत सरकार के साथ उसके पुराने कर विवाद मामले में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में जो है जीत हासिल हुई है, यानी कि फैसला उसके पक्ष में दिया है। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने व्यवस्था दी कि यह भारत सरकार के द्वारा पिछली तिथि से कर मांगना जो है वो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते के खिलाफ है और यानी कि ये निष्पक्ष नहीं होगा। इसलिए तो ध्यान रखना है, ये वोडाफोन जो है कंपनी ब्रिटेन की है और इसी के पक्ष में फैसला आया है क्योंकि इसमें कहा गया है कि फैसले में कि भारत सरकार के द्वारा पिछली तिथि से जो टैक्स जो मांगा जा रहा है वो उचित नहीं है, निष्पक्ष नहीं है। तो ये जो है फैसला इस कंपनी के पक्ष में आया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने 2017-18 और 18-19 के कितने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का इस्तेमाल अन्यत्र किया है, जबकि इस राशि का इस्तेमाल राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए किया जाना था? तो राइट आंसर है 47,272 करोड़ रुपया। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में जो है वो पूरी लाइन जो है लिखते नहीं है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये शब्द लिखने के बजाय शॉर्ट नेम लिख देते हैं के, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। तो जो है केक की जो ऑडिट रिपोर्ट जो आई है तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, परंतु विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये भी जो है ध्यान होगा कि राज्यों की आय व्यय का लेखा जोखा यानी कि ऑडिट जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है और इस ऑडिट की रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाती है क्योंकि राज्य सरकार का मुखिया राज्यपाल होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की आय व्यय का लेखा जोखा यानी कि ऑडिट की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है। तो यहाँ पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो ऑडिट रिपोर्ट आई है
तो उसके अनुसार केंद्र सरकार ने 2017-18 और 18-19 में जो है जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का इस्तेमाल जो है दूसरी जगह पर किया, और ये जो है जबकि इस राशि का उपयोग राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाना चाहिए था। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा आपको और जो है मैं जानकारी दे देता हूँ विद्यार्थियों। ये मामला क्योंकि जीएसटी का है, तो और जीएसटी जिसके बारे में आप जानते हो, यानी कि जीएसटी की फुल फॉर्म आप बोलें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हिंदी में बोले हम वस्तु एवं सेवा कर। तो विद्यार्थियों यहाँ पर एक जो है और बात यहाँ पर मैं बताऊँ इसमें कि जैसा कि आपके इस क्वेश्चन में भी दे रखा है कि ये जीएसटी का जो मामला है वो 2017-18 और 18-19 का है। तो विद्यार्थियों आप ये भी जानते हो कि जीएसटी जो है वो 2017 में जीएसटी जो है व्यवस्था 2017 में लागू की गई थी। विद्यार्थियों क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, जैसा मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है आपके एग्जाम में। तो जीएसटी जो है व्यवस्था 2017 में लागू हुई, और अब यहाँ इस क्वेश्चन के बारे में जैसा मैं बता रहा था आपको, तो नियंत्रक मालिका परीक्षक ने जो है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा है कि केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन के पहले 2 वर्षों यानी कि 2017-18 और 18-19, तो कार्यान्वयन के जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन के पहले 2 वर्षों 2017-18 और 18-19 में जीएसटी मुआवजे की 47,272 करोड़ रुपए की राशि को जो है गलत तरीके से रोककर कानून का उल्लंघन किया है, और केंद्र सरकार ने इस जो है जीएसटी मुआवजा उपकर का इस्तेमाल अन्यत्र जो है किया है, यानी अन्य उद्देश्यों के लिए किया है, जबकि इस राशि को सतत जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह कोष में जो है स्थानांतरित किया जाना चाहिए था, यानी कि उसमें जमा किया जाना चाहिए था। तो यहाँ पर मैं नाम वापस जो रिपीट कर रहा हूँ कि इसने ऑडिट में कहा है कि इस जो राशि को यानी कि 47,272 करोड़ रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोका और उसको जो है दूसरी जगह जो है उसका उपयोग किया, तो उसके बारे में कहा है कि इस राशि को जो है सतत जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह कोष में जो है जमा किया जाना चाहिए था, जिससे जो है इस राशि का उपयोग राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के रूप में किया जाता। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 2017-18 और 18-19 में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में जो पैसा प्राप्त हुआ उसका पूरा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है सतत जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह कोष में जमा नहीं किया। उसमें से 47,272 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने खुद रोक लिया और उसका उपयोग अन्य कार्यों में किया, जबकि वो पैसा जो है इस कोष में जमा होना चाहिए था, जिससे कि जो है इस राशि का उपयोग भी जो है राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के तौर पर किया जाता। तो यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊं कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जीएसटी जो है व्यवस्था 2017 में लागू हुई, तो 2017 में जीएसटी लागू किए जाने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए यह कोष बनाया गया था। यह कोष मतलब जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया है, उसका नाम है कोष का सतत जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह कोष। तो ये जो है 2017 में जब जीएसटी व्यवस्था लागू की गई थी, तो उसके जो है बाद राज्यों को जो होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए ये कोष बनाया गया था, और वित्त वर्ष 2017-18 में 62,612 करोड़ रुपया की राशि क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में जुटाई गई। इसमें से 56,146 करोड़ रुपया की राशि ही सतत जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह कोष में स्थानांतरित की गई, यानी कि उसमें जमा की गई, यानी कि पूरी यह राशि जमा नहीं की गई। मैंने भी जैसे बोला कि 62,612 करोड़ रुपया जो वित्त वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुए क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में, तो उसमें से केवल जो है उसमें से 56,146 करोड़ रुपये ही
जो है सतत जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कोष में, संग्रह कोष में जमा किए गए। इसी तरह से 2018-19 की बात करें तो 2018-19 में जो है क्षतिपूर्ति उपकर से 95,081 करोड़ रुपया की राशि जुटाई गई और इसमें से 54,272 करोड़ रुपया जो है की राशि सतत जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह कोष में जमा की गई या यूं कि उसमें स्थानांतरित की गई। तो इस प्रकार केंद्र सरकार ने 2017-18 और 2018-19 में कुल जो है राशि में से जो है 47,272 करोड़ रुपया की राशि रोक ली और इसका उपयोग जो है अन्य उद्देश्यों के लिए किया। तो मैंने आपको जो अलग अलग बताया है इसको भी आपको याद रखना है विद्यार्थियों। एक क्वेश्चन तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी पहले कि जीएसटी व्यवस्था कब लागू हुई, 2017। दूसरा आपको इसमें इस व्यवस्था के लागू होने पर वित्त वर्ष 2017-18 में जो है ये क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में कितनी जो है राशि प्राप्त की गई, तो 62,612 करोड़ रुपया। और इसमें से कितना जो है धनराशि सतत जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह कोष में जमा की गई, तो 56,146 करोड़ रुपया। और 2018-19 में जो है क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई, तो 95,081 करोड़। और इसमें से कितनी राशि जो है सतत जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह कोष में जमा की गई, तो 54,275 करोड़ रुपया। तो ये अलग अलग भी आपको याद रखनी है। और अब इसमें जो टोटल जो है यानी 2017-18 और 18-19 में जो टोटल जो राशि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी और उसका इस्तेमाल अन्य जगह किया, तो वो कुल राशि होती है 47,272 करोड़ रुपया। तो विद्यार्थियों इसको आप अलग अलग रूप में याद रखना। एक बात मैं आपको और बताऊं इसमें कि वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और विद्यार्थियों आप जानते हो केंद्र शासित प्रदेश जब जम्मू कश्मीर को बनाया था तो उस समय जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को ही बनाया गया था। गिरीश चंद्र मुर्मू को ही जो है उपराज्यपाल बनाया गया था। और अब बाद में उन्होंने यह उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया और उनको जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। गायक श्रीपति पंडिताराध्याउला नाम थोड़ा जो है साउथ के हैं इसलिए इसमें क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ना। गायक श्रीपति पंडिताराध्याउला बाला सुब्रमण्यम, जिसको शॉर्ट रूप में हम बोलें तो SP बाला सुब्रमण्यम, इनका जो जन्म है वो किस राज्य में हुआ था जिनकी कोरोना संक्रमण के कारण 25 सितंबर को मृत्यु हो गई है, तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि SP बाला सुब्रमण्यम ने जो है हिंदी, तमिल, तेलुगु सहित 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। और तो एक तरह से रिकॉर्ड है उनके नाम, 40,000 से अधिक जो है गाने गाने का, 40,000 से अधिक गाने गाने का रिकॉर्ड है इनके नाम। और कितनी भाषाओं में? 16 भाषाओं में। और एक और बात आपको मैं बताऊं तो है इनको जो है पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और वैसे तो जो है इनके कार्यक्षेत्र की अगर बात करें तो इन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में यानी गायन में कई पुरस्कार जो है प्राप्त किए थे। और इनका जो जन्म है जैसा मैंने कहा आंध्र प्रदेश में हुआ, परंतु आंध्र प्रदेश में पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो नेल्लोर में हुआ था 1946 में, नेल्लोर 1946 में। तो विद्यार्थियों ये अतिरिक्त जानकारी भी आप याद रखिएगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। 25 सितंबर को भारत के किस प्रसिद्ध राजनेता की जयंती मनाई जाती है? तो राइट आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। विद्यार्थियों
आपको पता होना चाहिए कि 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और पहले अध्यक्ष भी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने थे, परंतु दीनदयाल उपाध्याय को प्रथम जो है महासचिव बनाया गया था। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रथम जो है महासचिव बने थे। और एक और बात मैं आपको बताऊं, इसमें जो आपके दे रखा है, ये जो लाल कृष्ण अडवाणी जी का नाम दे रखा है, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम दे रखा है, तो विद्यार्थियों थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, वाजपेयी है शब्द, अटल बिहारी वाजपेयी। वैसे आप जानते हो, इनके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है विद्यार्थियों कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? 1951 में। और इसके पहले अध्यक्ष भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही बने थे और महासचिव, जैसा मैंने अभी आपको कहा, कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय बने थे। परंतु विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए कि ये भारतीय जनसंघ ही जो है बदल कर बना 1980 में बीजेपी, यानी कि भारतीय जनसंघ का ही बदलाव रूप है बीजेपी। तो बीजेपी की स्थापना 1980 में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो विद्यार्थियों आपको ये अलग अलग जो है मेरी जानकारी इनके संदर्भ में दे दी है। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो विद्यार्थियों आप एक क्वेश्चन और जानते हो, वो ये कि जो है सबसे अधिक अलग अलग राज्यों से चुनाव जीतने वाले एकमात्र सांसद अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि विद्यार्थी आप जानते हो, इन्होंने दिल्ली से भी चुनाव लड़ा था, गुजरात से चुनाव लड़ा, इन्होंने एमपी से चुनाव लड़ा, इन्होंने यूपी से चुनाव लड़ा। तो अलग अलग राज्यों से जो है सबसे ज़्यादा चुनाव जीतने वाले जो है एकमात्र सांसद अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो विद्यार्थियों अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में तो आपको जो है और भी जानकारी बहुत कुछ है, उनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, परंतु ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं इनको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए किस तारीख से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान व्यवस्था शुरू करने का निर्णय किया है? तो राइट आंसर है 1 जनवरी 2021। विद्यार्थियों यहाँ पर व्यवस्था शब्द है सकारात्मक भुगतान व्यवस्था, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, सकारात्मक भुगतान व्यवस्था शुरू करने का निर्णय किया है। तो राइट आंसर है 1 जनवरी 2021। विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये डेट जरूर याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस डेट के रूप में पूछे जाते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की जगह अस्तित्व में आए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। विद्यार्थियों यहाँ पर क्वेश्चन को वैसे समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, उसकी जगह नया जो बनाया गया संस्थान वो है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग। ये जो है अलग से, यानी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, उसकी जगह नया जो बनाया गया है वो है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग। तो इसकी अधिसूचना 25 सितंबर को ही जारी हुई है और जो है सुरेश चंद्र शर्मा ने जो है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के अध्यक्ष का पद जो है वो ग्रहण भी कर लिया है। तो 25 सितंबर को ही ये अस्तित्व में आया है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग। और जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा ने पद ग्रहण कर लिया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने चेहरा रहित आयकर अपील प्रणाली को लागू करने के लिए किस तारीख को अधिसूचना जारी की है? तो राइट आंसर है 25 सितंबर 2020 को। विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपके लिखा हुआ है चेहरा रहित आयकर अपील प्रणाली, तो विद्यार्थियों यहाँ पर इस प्रणाली को जो लागू किया गया है वो तारीख तो आपको खैर याद रखनी है, परंतु आपको मैं बताऊं कि ये सब है क्या। तो विद्यार्थियों वित्त मंत्रालय के अनुसार इस चेहरा रहित अपील प्रणाली में सभी आयकर अपीलों
को सभी आयकर अपीलों को करदाता और कर अधिकारी के आमने सामने आए बिना अंतिम रूप दिया जाएगा। मैं वापस फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो है वित्त मंत्रालय के अनुसार इस चेहरा रहित अपील प्रणाली में सभी आयकर अपीलों को करदाता और कर अधिकारी के आमने सामने आए बिना अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ये इसकी विशेष बात है। हालांकि इसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि गंभीर धोखाधड़ी और बड़ी कर चोरी, संवेदनशील और छापेमारी के मामले अंतर्राष्ट्रीय कर और काराधन कानून के तहत आने वाले मामले इसके तहत नहीं आएंगे। यानी कि वहाँ पर तो जो है दोनों का आमना सामना के रूप में ही रहेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा भी कि सभी आयकर अपीलों को करदाता और कर अधिकारी के आमने सामने आए बिना ही अंतिम रूप दिया जाएगा। परंतु ऐसे मामलों में, यानी कि गंभीर जो है धोखाधड़ी है या बड़ी कर चोरी है, तो ऐसे मामलों में जो है ऐसे जो मामले हैं वो इसके तहत नहीं आएंगे, यानी कि चेहरा रहित अपील प्रणाली के तहत नहीं आएंगे। एक बात और मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि ये जो प्रणाली जो है शुरू की गई है, तो इस प्रणाली का उद्देश्य है ईमानदार करदाताओं को सम्मान देना और कर संग्रह में पारदर्शिता लाना। ये इस जो है चेहरा रहित आयकर अपील प्रणाली का उद्देश्य है। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक की अगुवाई वाले कार्नेल के अनुसंधानकर्ता दल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के टेक्नोलॉजी एक्सीलरेटर चैलेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है सौरभ मेहता। तो सौरभ मेहता जो है भारतीय मूल के हैं, जो कि अमेरिका में जाकर बस गए थे, तो इसलिए यहाँ पर आपके लिखा है भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक। तो एक और बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो आपके लिखा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के टेक्नोलॉजी एक्सीलरेटर चैलेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ इस पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती है वो $1 लाख वो दी जाती है राशि। ये भी आप याद रखना। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा महिला वर्ग में किसे 2019-20 की उभरती हुई खिलाड़ी चुना गया है? तो राइट आंसर है रत्नाबाला देवी। विद्यार्थियों, इसके ऑप्शन में जो आपके अन्य जो नाम लिखे हुए हैं, ये भी जो है भारतीय महिला फुटबॉल टीम की जो है सदस्य हैं वर्तमान में। तो आप इनके नाम भी हो सके तो याद रखना, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खिलाड़ी का नाम देकर पूछ लेते हैं कि किस खेल से संबंधित है, तो हो सके तो इनके नाम भी आप याद रखिएगा। तो ये भी जो है भारतीय जो है महिला फुटबॉल टीम की जो सदस्य हैं अदिति चौहान, मनीषा कालियान, ऋतु रानी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है गुरप्रीत सिंह संधू। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।